चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। इसका ऑब्जेक्टिव तो टेलीग्राम पे भेज दिए थे ना, निकाल के लाए ना सब लोग। राते में हमको लगता है डाल दिया गया, रात में, हाँ जो भी हो। चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव जो है हो गया है। अब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे 3 नंबर। 3 हो जाएगा तब 4, फिर 5 करेंगे। और 2 दिन आपको पढ़ा रहे हैं और 1 दिन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। क्लियर है ना? देखिए, डेली क्लास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आइएगा कभी नहीं आएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, समझ गए? तो आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड का कलर कैसे चेंज होता है जी? कलर चेंज करने होता है तुमको? पीडीएफ वैसा ही है, कलर चेंज नहीं होगा। अरे तुमको कलर चेंज करने होता है बोर्ड का, हाँ या ना? सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा जवाब दो। नहीं होता है? हाँ, तो काहे ने सीखा है? ये ऐसा ही पीडीएफ आया है? कौन बना के भेजा ये पीडीएफ? तुमको जूम करने होता है? जूम करने होता है? क्वेश्चन जूम करो तो वो नहीं होता है। जूम करो, क्वेश्चन जूम करो, क्वेश्चन जूम करो। नहीं, गूगल पे जाकर के क्या करेगा? है, हल्ला मत कीजिए, आप लोग का है, हल्ला करो। न पीडीएफ लगाने होता है, न जूम करने होता है, न कलर चेंज करने होता है, तो होता क्या है? कलर चेंज नहीं होगा जी। पीपीटी पे हमको भी गड़बड़ लग रहा था। आता क्या है जी? चलिए, आ जाइए अब।
अब ठीक है ना ऑनलाइन वाले लोग, देख लीजिए अब ठीक है ना। अब तो दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन वाला कमेंट दे दीजिए यहां पे। हाँ देखिए हो गया ना सब चीज। अच्छा गुरुजी 3 दिन पढ़ाइए, संडे को क्वेश्चन करवाइए। अच्छा संडे तो मेरा ऊपर वाला मांगे तो हम संडे ऊपर वाले को ना दे, संडे को क्वेश्चन करवाइए। आ जाइए। देखिए हम एक बात बताते, जो इंसान स्वयं को समय नहीं दे सकता है वो किसी को समय नहीं दे सकता है। जो इंसान स्वयं से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता है। संडे बड़ी प्राइवेट रखते हैं हम, संडे में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं, समझ गया। संडे कुछ भी हो जाए। आइए, ज्यादा दिशा निर्देश देने का जरूरत ना है, आप लोग को जैसे पढ़ा रहे आराम से पढ़ते जाइए। अगर आपको जल्दी करना है तो आप जाइए टारगेट बैच में पढ़िए आराम से। टारगेट बैच में क्वेश्चन उश्चन नहीं करवाते हैं, सिर्फ पढ़ा दिए बस हो गया। ठीक है, फाउंडेशन में आए हैं, फाउंडेशन में आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। ज्यादा हड़बड़ी है, जाइए टारगेट बैच में पढ़िए। टारगेट बैच चलता है तो यहाँ पर आकर के जो है अपना ज्ञान जो है ना मत पेलिए यहाँ पे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। 2 नंबर चैप्टर तक हो गया है ना क्वेश्चन जी? हाँ, 3रा नंबर चैप्टर पहला क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास? वैदिक सभ्यता ना, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता को तो वैदिक सभ्यता कहा ही जाता है, इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता। एक तो पटना में हम ही लोग हैं जो 6 दिन पढ़ाते हैं, अब कह रहा है 7 दिन पढ़ाइए। एकदम हम आपका कर्जा धारे हैं, आपके गुलाम न है हम। ठीक है, यानी 199 रुपया दिया होगा प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए, उसमें उसको 7 दिन क्लास चाहिए। अच्छा, आप लोग जैसे ऑफलाइन आए, आप लोग 4000 5000 दिए होंगे तो आप लोग कहिएगा तो चलता है। ऑनलाइन वाला 199 में कहेगा नहीं, घरे पे आके पढ़ा ना दीजिए, दिमागे में घुसा ना दीजिए हमको सब चीज। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। ठीक है, सब 1 घंटा पढ़ाता, 1 घंटा में 45 मिनट, हम लोग 2 घंटा टाइम रखें, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। समझ गए? जिसको जितना दीजिएगा ना वो और उतना खोजेगा। जानते हमको सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है? हमको अपने जीवन में सबसे ज्यादा खराब लगता है जब हमको कोई ज्ञान देने लगता है। समझ गए? अरे ज्ञान आप हमको कौन आधार पर दे रहे हैं? समझ गए? कौन आधार पर दे रहे हैं? ठीक है, बहुत आदमी आता है मिलने के लिए, बात करने के लिए, जैसे मास्टरों सब आता है बहुत सारा, बहुत कोई आता है, वो हमको सिखाएगा मैनेजमेंट ऐसे कीजिए, टीचर को ऐसे रखिए। अरे हम क्या इतना दिन से घास छीले, आप हमको सिखा रहे हैं? अजीब हाल है, अपना कुछ किया नहीं, आकर के ज्ञान पेलता है हमको। आइए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ नहीं है? श्रेष्ठ और कुलीन है, उत्तम है, अभिजात है, आर्यपुत्र नहीं। आंसर क्या होगा? आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। आर्यों की भाषा संस्कृत ना? हाँ, संस्कृत।
सर्वप्रथम किस विद्वान ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आशय के रूप में किया? किसने? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण, नगरीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ग्रामीण। ग्रामीण होगा। अच्छा, क्वेश्चन जूम करना जरूरी है कि दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई देता है? क्वेश्चन जूम करना जरूरी नहीं ना है? और क्वेश्चन तो आप लोग के पास होगा भी ना जी, समझ गए? है पूछिए तो, एप्लीकेशन पर अपलोड किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो बोल दीजिए, कर देगा 3 4 5। किया हुआ है? चलिए ठीक। आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है ना? हो, वेद है। आर्य सभ्यता के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद। ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। पढ़ के आए हैं ना आप लोग? आए? चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है। कहां से? बोगाज कोई से। इसमें कितने वैदिक देवी देवताओं? 4 न हो? कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ऋग भेद और अवेस्ता में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंध? इराक या ईरान? ईरान ना जी, ईरान। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान करें। विद्वान और आर्यों का मूल निवास स्थान। मैक्स मूलर क्या कहा? मध्य एशिया का रहने वाला था। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव का। दयानंद सरस्वती तिब्बत न। गंगानाथ झा भ्रमसी पेनका जर्मनी न। 4 3 1 5 2। आंसर सी होगा ना? हाँ, आंसर सी होगा। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ को किसको? ऋग्वेद को। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सेंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम: कुबा काबुल, परुष्णी सदानीरा शत्रुदी, आस्किनी। तो 2 3 1 4 5। 2 3 1 4 5, यानी आंसर क्या होगा? बी होगा ना जी? हाँ। ऋग्वैदिक समाज कैसा? पितरी। और देखिए, वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक।
ऋग्वेदिक समाज भी पितृसत्तात्मक था और उत्तर वैदिक समाज भी पितृसत्तात्मक था। तो ऋग्वेदिक समाज भी पितृसत्तात्मक और उत्तर वैदिक समाज भी पितृसत्तात्मक, अर्थात पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता क्या था? पितृसत्तात्मक। अब वही हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक, हड़प्पा सभ्यता मातृ और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन किस पर आधारित था? देखिए, गोत्र गोत्र आप लोग चिल्ला रहे हैं। गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन गोत्र पर आधारित हो ही नहीं सकता है, जाति पर था। ऋग्वेदिक काल में जाति प्रथा में उतनी अधिक जटिलता नहीं आई थी और इस समय कर्म के आधार पर सब चीज होता था। सभा होना चाहिए, सभा। क्या होना चाहिए? सभा, सभा, सभा होना चाहिए। ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई ग्राम, परिवार, नगर, विश्व। अरे परिवार था महाराज, परिवार था, कुल था। अरे आप याद कीजिए ना, बताए थे ना, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, कुल का मतलब परिवार। कई परिवार को मिलाकर एक ग्राम बनता था, कई ग्राम को मिलाकर एक विश्व यानी जिला बनता था, कई विश्व को मिलाकर एक जन बनता था और कई जन को मिलाकर एक राष्ट्र बनता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी वह आपको परिवार। क्या आपको? परिवार, परिवार। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होते थे। हाँ ना जी। और ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होते थे। उन्हें कहा जाता था क्या? कुलप ना, उन्हें कुलप कहा जाता था ना। शांत रहिए ना, हम है ना। वैदिक संहिता, वैदिक संहिता का मतलब हो गया वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद सब। वैदिक सभ्यता का मतलब सब हुआ। वैदिक संहिता की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक संहिता में टोटल 31 नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख है। यहां पर वैदिक संहिता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 31। 31। वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख है? 31। 31। 31। और देखिए मार्केट में जो आंसर इस सब का वायरल होगा उस पर विश्वास मत कीजिएगा। जो हम बता रहे हैं क्लास में वो सही है, ठीक है? हाँ, 31 याद रखिएगा। वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख? 31। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख? इसका उत्तर होगा 25। 25। ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल कितनी नदियों का वर्णन है? देखिए सूक्त, सूक्त का मतलब क्या होता है जानते हैं? सूक्त का मतलब होता है प्रार्थना। सूक्त का मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना। तो ऋग्वेद में जो टोटल 25 नदी का उल्लेख है, उस 25 नदी में से 21 नदियों को सूक्त समर्पित किया गया है, अर्थात प्रार्थना समर्पित किया गया है। प्रार्थना समर्पित किया गया है। इसका उत्तर होगा 21। क्या हो जाएगा? 21।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल कितनी नदियों का वर्णन है, यानी जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उनमें कितनी नदियों का उल्लेख है, यह बात पूछा जा रहा है। तो प्रार्थनाओं में जो है 21 नदियों का उल्लेख है। कितना? 21। तीनों अलग अलग प्रश्न है, समझ गए। वैदिक संहिता में 31, ऋग्वेद में 25 और वैदिक सूक्त में, नदी सूक्त में यानी प्रार्थना में कितना? 21। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया। आए मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। आए? आए? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु, सबसे अधिक महत्व का नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। तो ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नहीं, सरस्वती होगा। क्या होगा? सरस्वती। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीतमा, मातेत्मा एवं नदीतमा कहा गया। सही है ना जी? ऋग्वेद में गंगा नदी 3 बार, यमुना 1 बार। गलत है ना जी? गंगा 1 बार, यमुना, गलत हुआ ना? गंगा, यमुना, जबकि यहां पर उलट नदियां है जी। कौन सा सही? केवल 2। निम्नलिखित में से किस वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है। हर चीज बताए हुए, आपके कॉपी में हर चीज लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हो है सही में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आ न गया। हाँ ठीक है। वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। कौन देवता? सोम देवता। सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? सतलज से यमुना तक का क्षेत्र और सरस्वती और दृढ़सती नदियों का क्षेत्र, ए और सी दोनों। और ई जो सिंधु से सतलज है, ये सप्त सिंधव क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सरस्वती और दृढ़सती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया? मनुस्मृति में। किसमें? मनुस्मृति में। वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है सरस्वती और दृढ़सती के बीच का क्षेत्र। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा दादी, नाती पोते, नादी नानी आदि के लिए किस शब्द का प्रयोग? नप्त्री न नप्त्री। किस काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित हुआ? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, क्योंकि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हो। वहीं से तो वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात हुआ माना जाता है। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित हुई? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में
4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख 10वां मंडल में ना जी, 10वां मंडल में। अभी तो तुरंत बोले। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान किस काल में प्राप्त? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? नहीं थी। कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह था? नहीं प्रचलित था। सती प्रथा था? नहीं। पर्दा प्रथा ये भी नहीं प्रचलित था। तो इनमें से यानी कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं थी, इनमें से सभी। वैदिक युग में पुत्रियों को कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। और समावर्तन, अंत्येष्टि, विवाह सब संस्कार होता था, लेकिन एक विशिष्ट उपनयन संस्कार था, जो उपनयन संस्कार मूलतः पुरुषों को प्राप्त होता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये जो है सिर्फ महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्राप्त था। उसके बाद ये अधिकार जो है महिलाओं से छीन लिया गया था। निम्नलिखित में से किस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। आजीवन होगा यहां पर, आजीवन। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? अमाजू। क्या कहलाती थी? अमाजू, अमाजू। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित था? पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह प्रथा। देखिए, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं था, बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं था, दास प्रथा लेकिन प्रचलित था। वैदिक समाज में कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? वहतु, वहतु शब्द। निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? सीता। सीता का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लोपामुद्रा, अपाला, सिकता, इस सब का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा किससे संबंधित था? पुत्र प्राप्ति हेतु महिला को अपने देवर के साथ सहचार्य संबंध से। निम्नलिखित में से आर्यों के वस्त्र किसके नहीं बने होते थे? कपास के नहीं बने होते थे। कपास, कपास से आर्य लोग परिचित नहीं था, कपास से नहीं बने होते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। गलत है ना जी? ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। सही है, ये बात सही है जो अभी बोले हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, लेकिन यहां पर कह रहा है नहीं भाग ले सकती थी, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आए? हाँ, इन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन था। हाँ था। कौन सा कथन? सीना जी। कूट के माध्यम से सही कुतों का चयन कीजिए। अनुलोम, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। नहीं ना जी, अनुलोम विवाह तो यह ना होता था।
उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, तो गलत ना हो गया जी। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण का स्त्री नहीं, उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष, तो एक भी गलत है, दो भी गलत है, तो कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, आंसर डी। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान, नर्तकियों द्वारा जो विशिष्ट परिधान पहना जाता था उसको पेशस कहा जाता था, हाँ। बीसज अश्विन देवता को कहा जाता था, हाँ। यक्षमा का उल्लेख अनेक स्थलों से प्राप्त हुआ, हाँ। ऋग्वेदिक समाज जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं, जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं था, गलत है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कबीला आर्यों का था? देखिए आर्य मुख्यतः 5 कबीला में न बटे हुए थे, अनु, पुरु, तुर्बस, द्रुहु और यदु न। तो अनु, पुरु, तुर्बस, द्रुहु और यदु, यही 5 कबीला हुआ करते थे। गोप उसका कबीला था जी ना, गोप कबीला नहीं था। 20 भी उसका कबीला नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, आंसर बी। आर्यों को पंचजन भी क्यों कहा गया? आर्यों को पंचजन इसलिए कहा गया क्योंकि इनके 5 कबीला थे, क्योंकि इनके 5 कबीला थे, 5 कबीला था। कबीले का प्रधान राजा होता था जिसे क्या कहा जाता? गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप। आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन राष्ट्र, क्या? राष्ट्र, राष्ट्र। ग्राम के प्रमुख ग्रामिनी, विश्व के प्रमुख विश्वपति, जन के प्रमुख जनपति, कबीला के प्रमुख गोप। 2 3 4 1, 2 3 4 1। दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में ना है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन मंडल में है? 7वां मंडल में ना। और दशराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था जी? आए भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच, और इसमें भरत कबीला सुदास की जीत हुई थी ना। और यही कारण है कि अपने देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। एक ये भी कारण है, और भारत का नाम भारत पड़ा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उन कारणों में से एक कारण ये भी है, समझ गए? किनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सेंधव क्षेत्र था? अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है? कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। क्लियर है ना जी? और ये जो कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र है, ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम? आरोही क्रम। कौन क्रम में है? आरोही मतलब क्या होता है? वो बढ़ते क्रम ना जी, बढ़ते क्रम होता है। और जो है कुल यानी परिवार हो गया, कई परिवार को मिलाकर ग्राम हो गया, कई ग्राम को मिलाकर 20 हो गया, कई 20 को मिलाकर जन हो गया, और कई जन को मिलाकर राष्ट्र हो गया। तो कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र, ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम था। आंसर डी होगा, कुल, ग्राम, 20, जन। ठीक है, होगा ना?
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ जिनमें सभा, समिति और विदत प्रमुख था। हाँ, सभा, समिति, विदत प्रमुख था। और जानते हैं एक बात, ये सब संगठन, इन संगठनों का, ये सभी राजनीतिक संगठन थे और इन संगठनों का ऋग्वेदिक काल में काफी महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन संगठनों का लोप हो गया। इन संगठनों का कोई महत्व नहीं रह गया। ये संगठन समाप्त हो गए, ये संगठन महत्वविहीन हो गए। लेकिन ऋग्वेदिक काल में प्रमुख संगठन हुआ करता था सभा, समिति और विदत। सही है ये। ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ना होकर गणतंत्रात्मक थी ना, राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करती थी, राजतंत्रात्मक। ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत। राजतंत्रात्मक और वंशानुगत। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग नहीं लेती थी। गलत है ये। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। जो राजनीतिक संगठन था सभा, सभा में महिलाएं मुख्य तौर पर पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो सभा का महत्व ही कम हो गया, सभा का कोई महत्व ही नहीं रह गया और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी आई और उत्तर वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। और साथ ही साथ आप इस बात को भी जानिए कि ऋग्वेदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए और तब से लेकर आज तक पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार छीना हुआ ही है। नोट में यहां पर एक दो पॉइंट हम लिखाएंगे, आप कॉपी पलटिए। वैदिक सभ्यता, हम हमेशा आपको क्लास में बोलते हैं जब भी कोई चैप्टर खत्म हो एक पेज छोड़ना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब आप अगर नहीं छोड़े हैं तो ये आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। यहां पर एक दो पॉइंट हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, आप नोट डाउन कीजिए और वैदिक सभ्यता में जाकर नोट डाउन कीजिए, इधर उधर नहीं, एज इट इज कॉपी में कहीं नोट डाउन मत कीजिए, वैदिक सभ्यता में जाकर नोट डाउन कीजिए, लिखिए। कॉपी नहीं लाए हैं तो नहीं लाए हैं तो बकरी चराने आए यहां, क्या है जी? लिखिए। वैदिक सभ्यता कहां है जी? लिखिए वैदिक सभ्यता में, लिखिएगा। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। यह बात इस आधार पर कहा जा सकता है कि क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख राजनीतिक संगठन सभा में महिला
सभा में महिला शामिल होती थी, सभा में महिला शामिल होती थी। नीचे से एक पॉइंट और, ऋग्वेदिक काल में पैतृक संपत्ति में ऋग्वेदिक काल में पैतृक संपत्ति में ऋग्वेदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से उनके पैतृक अधिकार, महिलाओं से उनके संपत्ति में पैतृक अधिकार, महिलाओं से पैतृक संपत्ति में उनके 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 अधिकार छीन लिए गए, महिलाओं से पैतृक संपत्ति में उनके अधिकार छीन लिए गए। छीन लिए गए, फुल स्टॉप। चलिए बताइए कौन सही है वो, केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, बोलिए। विदत्न। पढ़ के नहीं आए हैं जी? आए कौन कौन पढ़ के आए हैं वैदिक सभ्यता? मम्मी कसम कौन कौन पढ़ के आए हैं? अब बाद बाकी लोग क्या यहां बकरी चराने आते हैं? अजीब हाल है जी आप लोग का। सिर्फ आ गए हैं, बस आ गए हैं, हमारे पास जादू का छड़ी है, चला दिए, रिजल्ट हो गया ना। अच्छा, अजीब हाल है। पढ़ा लिखा कीजिए महाराज। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीनतम संगठन विदत थी। हाँ, विदत थी, सही है। सभा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी ना, सभा संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा जो है संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। वहीं सामान्य जनता की हम बात करें तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व किया करती थी समिति। कौन? समिति। यही गलत है और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। हाँ, सभा और विदत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। अभी है ना लिखा है? हाँ, यहां पर तो है लिखा हुआ। हाँ थी, समझ गए, थी। क्लियर है, आंसर बी। ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त? राजा ना जी, राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण और कबीलाई। ग्रामीण और कबीला दोनों, ग्रामीण और कबीलाई। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ग्रामीण और कबीलाई दोनों। ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त? गाय ना जी, अधन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा युद्ध शब्द जो हुआ वो गाय के लिए ना,
गाय के लिए हुआ है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र पशु गाय थी। हाँ, गाय विनिमय माध्यम के रूप में थी। उस समय जो है गौधन ही प्रमुख धन हुआ करता था। कुछ भी होता था ना तो गाय ही खरीदा बेचा जाता था। तो गाय जो है विनिमय माध्यम के रूप में था। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गाय को लेकर हुई थी। हाँ, ऋग्वेदिक काल में गाय को अष्टकर्णी कहा गया। हाँ, कहा गया है। कौन सा सही है? उपर्युक्त सभी। आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन था? घोड़ा। घोड़ा सबसे उपयोगी पशु, घोड़ा। ऋग्वेदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता? क्या? पनी। पनी कहा जाता था। पनी, पनी। वेकनोट कौन होता था? हो जो सुदखोर होता था उसको वेकनोट कहा जाता था। और दुहिता पुत्री को न कहा जाता, क्योंकि गाय का दूध जो है पुत्री ही निकालती थी। और गविष्टि शब्द गाय की महत्ता को बताता है। गाय की महत्ता को बताता है। दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए? पुत्री जो गाय का दूध दूहती थी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा एक कर था जो ऋग्वेदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था? बलि ना जी, बलि ना। और बलि नामक कर उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य ना हो गया था जी? बोलिए ना, नहीं हुआ था। पढ़ते ना है तो उत्तर वैदिक काल में जो है बलि नामक कर क्या हो गया था? अनिवार्य। और कितना दिया जाता था जानते हैं? उत्पादन का 1/16वां भाग। उत्पादन का 1/16वां भाग दिया जाता था। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा तो वैदिक सभ्यता वाले चैप्टर में ये बात नहीं लिखाए हैं, हमको याद है। 1/16 भाग दिया जाता, लिखा है? नहीं लिखाए। अरे नहीं है कॉपी में है? ओ अच्छा, लिखिए। नहीं लिखा है, हमको याद है, याद है। लिखिए, लिखिए तो। बलि नामक कर उत्तर वैदिक काल में, बलि नामक कर उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिए गए थे। बलि नामक कर उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिए गए थे। अनिवार्य कर दिए गए थे, कर दिए गए थे, अनिवार्य कर दिए गए थे, अनिवार्य कर दिए गए थे। और यह उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। सॉरी, 1/16वां, सॉरी 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 सॉरी, यह उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था। सॉरी, यह उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था। यह उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था। लिखा है फिर भी लिखिए, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। लिखाए हुए उठा करके पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे तो लिखाए हुए। खाने में कहेगी 4 थाली 4 बार खाएंगे। हमको याद है कि हम नहीं लिखाए हैं। ठीक है, वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? देखिए, वैदिक युग में जो हिरण्य शब्द का प्रयोग है वह सोना के लिए हुआ है। किसके लिए? सोना, सोना के लिए हुआ है। गोल्ड, बाबू सोना वाला न है।
आप लोग तो कुछ और ही सोच लगते हैं। देखिए यहां पर एक बात बताते हैं, ऐसे आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्या बताएंगे, होना चाहिए क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल में व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था। हाँ, पनी लोगों का अधिकार था। वेकनोट सुदखोर कहा जाता था जो अधिक ब्याज वसूलता था। हाँ, सुदखोर को वेकनोट कहा जाता था जो अधिक ब्याज वसूलता था। आंसर कौन सा सही है, 1 और 2? ऋग्वेदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी कहां से प्राप्त हुई? अष्टकर्णी। निम्न में से किस शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? बढ़ई, बुनकर, रत्कार, लोहार। लोहार का विवरण नहीं मिलता। लोहार का विवरण नहीं मिलता है। देखिए लोहार क्या करता है, लोहा को पीट पीट करके पिघलाता है ना जी, लोहा को पिघला करके यंत्र बनाता है, अस्त्र शस्त्र बनाता है, या जो भी बनाता है। आप सोचिए कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे क्या वो लोहा से परिचित थे? नहीं थे। तो लोहारगिरी की चर्चा कहां होगी जब लोहा से परिचित ही नहीं था ऋग्वेदिक आर्य? तो लोहारगिरी का कहीं कोई चर्चा ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त? जौ। व्रीहि शब्द चावल, व्रीहि शब्द चावल, यव जौ के लिए और व्रीहि चावल। अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए? तांबा और कांसा, तांबा और कांसा। और देखिए एक चीज यहां पर सुनिए, लोहा के लिए जो है ना, लोहा के लिए जो शब्द आया है श्याम अयस और कृष्ण अयस। लोहा के लिए जो है जो शब्द आया है, ऐसे तो लोहा की चर्चा ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के अलावे जो अन्य वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का प्रचलन हो चला था। उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रचलन हो चला था। ऋग्वेद के अलावा जो अन्य वेद है, जो अन्य वैदिक साहित्य है, उसमें लोहा के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द आया है। श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द आया है। तो नीचे से लिखिएगा, वैदिक साहित्यों में और स्पेशली यजुर्वेद में आया है। यजुर्वेद में, छोड़िए वैदिक साहित्य को छोड़िए, यजुर्वेद में आया, स्पेशली यजुर्वेद लिख लीजिए। यजुर्वेद में कॉस्ट में लिख लीजिए वैदिक साहित्य, कॉस्ट में लिख लीजिए वैदिक साहित्य। यजुर्वेद में कॉस्ट में लिख लीजिए वैदिक साहित्य। यजुर्वेद में लोहा के लिए श्याम अयस, लोहा के लिए श्याम अयस, लोहा के लिए श्याम अयस, श्याम अयस या कृष्ण अयस, श्याम अयस या कृष्ण अयस लिखना होगा। हे भगवान, अयस तो यहां पे लिखा हुआ है, श्याम में अयस जोड़ दीजिए, कृष्ण में अयस जोड़ दीजिए। श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द आया है। लोहा के लिए यजुर्वेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द आया है। और देखिए तांबा के लिए तो अयस आया ही आया है, और तांबा के लिए लोहित अयस शब्द भी आया है। तांबा के लिए लोहित अयस शब्द भी आया है। तो उसी में कंटिन्यू कर लीजिए, आया है। तांबा के लिए लोहित अयस शब्द आया है, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। तांबा के लिए
लोहित अयस शब्द आया है, तांबा के लिए लोहित अयस शब्द आया है। तांबा के लिए लोहित अयस शब्द आया है। चलिए, उर्वरा उपजाऊ भूमि, सीता हल बनी नालियां, अवल कूप या कुआं, उर्दूर अनाज मापने वाला पात्र, कुशीद ऋण लेने वाले तथा बलि देने की प्रथा, अनस बैलगाड़ी। 1 2 3 4 5 6 होगा, इसका उत्तर ए होगा। याद कर लीजिएगा अपना, ये सब महत्वपूर्ण शब्द है। ऋग्वेदिक काल में अलग अलग चीजों के लिए ये सब शब्द आया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। हां, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। हां, इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। हां, आंसर 1 2 और 3। ऋग्वेद में प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया? 3 श्रेणी में। किसका मिलान गलत है? जंगल राज की देवी अरण्याई सही है, संकट हरने वाली ईला सही है, युद्ध का देवता वरुण, युद्ध का देवता वरुण नहीं बल्कि इंद्र, प्रगति की देवी उषा सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में इंद्र अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता। हां, सबसे प्रमुख देवता इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा वरुण। वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित है और जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। हां, वरुण जो होता है समुद्र का देवता होता है, समझ गए? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। हां, कौन सा सही? 1 2 और 3। निम्न में से किसे पेय पदार्थ का देवता माना जाता? सोम। पेय पदार्थ का देवता सोम को माना जाता है। सोम। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। देखिए, सुनिए, देखिए, वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं ना जी। आए, ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी की देवी थी और उत्तर वैदिक काल में यह विद्या की देवी हो गई। और तब से लेकर आज तक सरस्वती विद्या की देवी ही बनी हुई है। उसी प्रकार से ऋग्वेदिक काल में पूषण पशुओं का देवता होता था और यही पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। ऋग्वेदिक काल में पूषण पशुओं का देवता होता था और यही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? पशुओं का देवता, शूद्र का देवता। पूषण जो है ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता और उत्तर वैदिक काल में शूद्र का देवता हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन इन दोनों देवी देवताओं को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं को लेकर नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों देवी देवताओं के विषय में इस बात को याद रखना है काफी क्लियर कट वे में कि ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी की देवी थी, वह उत्तर वैदिक काल में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वेदिक काल में पूषण पशुओं का देवता था और उत्तर वैदिक काल में वह शूद्रों का देवता हो गया। कुछ दिमाग में घुसा? हाँ, बताइए, पहला सही या गलत? सही है ना जी। दूसरा आंसर 1 और 2 दोनों। चलिए अब थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को, ठीक है?
जानते हैं फाउंडेशन बैच वाला को ज्यादा समझाने का जरूरत पड़ता है, टारगेट वाला को कम, लेकिन हम टारगेटे वाला को ज्यादा समझा देते हैं, आप ही लोग को नहीं समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा समझाते हैं आप लोग को, सुनिए। देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए एक तो पढ़ाई लिखाई की जहां तक बात है, एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक तो सीधा सा बात ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए सिर्फ क्लास आ जाने से, क्लास कर लेने से कुछ नहीं होगा। क्लास करने के बाद घर पर भी सेल्फ स्टडी करना होगा, घर पर सेल्फ स्टडी करना होगा। और आप फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो हम ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे घर पे सेल्फ स्टडी करने, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा आपको घर पे पढ़ना है। 4 से 5 घंटा स्वयं से पढ़ना है, स्वयं से। उस समय मोबाइल बंद रहना चाहिए, आपका मोबाइल बंद रहना चाहिए। अरे देखिए हम अपने पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमेशा करते रहते हैं। अगर आप मोबाइल बंद करके पढ़िएगा ना, देखिए एक रोज आप अपने पर भी एक्सपेरिमेंट कीजिए ये चीज। एक रोज मोबाइल बंद करके 4 घंटा बैठ के पढ़िए, और दूसरा रोज मोबाइल खोल करके, मोबाइल ओपन हो और तब 4 घंटा पढ़िए। देखिएगा आप जब थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि जब मोबाइल बंद था तो उस समय किताब पर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा था, और जिस समय मोबाइल ओपन है तब आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग किताब पर भी है और मोबाइल पर भी है, किताब और मोबाइल दोनों पर है, तो आपका कंसंट्रेशन इस स्थिति में सही नहीं होगा। और देखिए आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, और छात्र का काम क्या है? जैसे एक किसान का काम है फसल उत्पादन करना, एक बॉर्डर पर जो सैनिक है उसका काम है देश की रक्षा करना, प्रधानमंत्री का काम है देश में शासन प्रशासन चलाना, संसद का काम है कानून का निर्माण करना। अगर आप स्वयं सोचिए, संसद कानून का निर्माण करना बंद कर दे, सीमा पर जो सैनिक है वो देश की रक्षा करना बंद कर दे, किसान फसल उत्पादन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? किसान फसल उत्पादन नहीं करेगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। सैनिक देश की सुरक्षा नहीं करेगा, विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर देगा, भारत को जीत लेगा, आप गुलाम देश के नागरिक हो जाइएगा। उसी प्रकार से आप छात्र हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? आपका जीवन तबाह हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य आपका खराब हो जाएगा। आपका जो आप सपना लेकर के आए हैं फ्यूचर ब्राइट हो, वो फ्यूचर ब्राइट नहीं बल्कि ब्लैक हो जाएगा, अंधकार में आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या हैं इस बात को समझिए। और आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई कीजिए, हर चीज छोड़ के आप पढ़ाई कीजिए। आपको अभी टहलने बुलने की कोई जरूरत ना है, मूड फ्रेश करने के लिए गांधी मैदान, एनआईटी घाट या कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो इस बात को आप समझिए। और देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, पूरे पटना के भीतर हम बात कर रहे हैं, पूरे पटना के भीतर जितना बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, जितना बेहतर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन आपको यहां पर मिलेगा, उतना कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको यह बात लिख करके दे सकते हैं, समझ गए? ताली बजाना नहीं है, ताली नहीं बजाना है। आप अपने पार्टनर से मिला लीजिएगा ना, आपका कोई अगल बगल वाला कहीं पढ़ता होगा उससे मिलाइएगा ना कॉपी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चाहे साइंस में हो या आर्ट में हो। तो अब आपको जरूरत क्या है जानते हैं? आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है,
आपको लुसेंट, एसपीडी, घटना चक्र, फलना चिलना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जितना नोट में दिया जाता है, चाहे साइंस हो या आर्ट हो, पूरे जीएस के अंतर्गत जितना आपको दिया जाता है उतना आप कीजिए, देखिए, और आप पता कर लीजिएगा। कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मास्टर नहीं करवाता है, और फाउंडेशन बैच में हम भी पहले नहीं करवाते थे, बिट्टू सर करवाते थे। बिट्टू सर शुरू से ही करवा रहे हैं, और बिट्टू सर शुरू से ही करवा रहे हैं, आगे भी आपको करवाते रहेंगे। लेकिन फाउंडेशन बैच में अब हम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने लगे हैं, समझ गए। तो कोई भी कहीं पर भी आप पढ़िएगा तो वहां पर सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके भेज देगा आपको। हम लोग आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सब चीज देते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा जितना बेहतर कंटेंट हो सकता है उतना देते हैं। बस आपको जरूरत है इन चीजों को पचाने की, और कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको पचा लीजिए, मेहनत करके आप सफल हो जाइएगा। और अगर आप नहीं पचा पाए तो फिर कोई उपाय नहीं है, सफल होने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है, समझ गए। और क्लास रेगुलर आइए। और अगली बात यह है, डेली बेसिस पर पढ़िए, बासी मत छोड़िए। बासी, देखिए जो बासी खाना होता है ना वो कैंसर पैदा करता है, कैंसर। और अगर आप बासी छोड़ दिए ना तो वो चीज आपका अपना नहीं हो पाएगा। जैसे आज जो पढ़ाए हैं, आज मान लीजिए हम 100 गो क्वेश्चन करवाए, मान के चलिए हम 100 गो क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक अच्छा विद्यार्थी क्या करेगा जानते हैं? रात में सोने से पहले 100 क्वेश्चन का रिवीजन करके सोएगा। और एक गलत विद्यार्थी या ना पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या सोचेगा? कल देखेंगे ना, रविवार को देखेंगे ना, सोमवार को देखेंगे ना, वो जीवन में कभी नहीं देखेगा। हम लिख करके दे सकते हैं, जीवन में जो टाल दिया ना, जो एक बार टाल दिया, जो बासी हो गया वो बासी हो गया, समझ गए। तो इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी का गुण अपने भीतर विकसित कीजिए। और अच्छे विद्यार्थी का गुण अपने भीतर विकसित कीजिए मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप मैथ, जीएस 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 दूना 4 घंटा तो आपका ट्यूशन में जाएगा। बाद बाकी घर पे जाकर के जितना मैथ वाला मास्टर पढ़ाया, जितना जीएस वाला मास्टर पढ़ाया, सेम डे में जाकर रिवीजन कीजिए। और संडे को छुट्टी रहता है, संडे को पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन कीजिए। संडे को पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन कीजिए। और हम लोग एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चलते, एक साइंस और एक आर्ट, समझ गए, ताकि आपका कोई भी जीएस में साइंस का सेगमेंट कमजोर ना रह जाए या आर्ट का सेगमेंट कमजोर ना रह जाए। इसी वजह से हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, और एक साथ 2 सब्जेक्ट चलता है, 2 सब्जेक्ट खत्म होता है, फिर अगला 2 सब्जेक्ट आता है, समझ गए। और जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना हुआ था, ऑब्जेक्टिव पुराना था लेकिन उसमें एरर था, उसको बदल दिए। और आप देखते होंगे अगर आपके पास पुराना ऑब्जेक्टिव होगा और नया होगा तो दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो बेहतर के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ऐसे एज इट इज कहिएगा तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक भरोसा और उम्मीद के साथ आए हैं तो हम आपके भरोसा और उम्मीद पर निश्चित तौर पर खरा उतरेंगे, बेहतर से बेहतर देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा सा पीछे करवा रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास जब आपके बैच में शुरू करेंगे ना, प्राचीन खत्म होगा तो मध्यकालीन ही शुरू करेंगे। मध्यकालीन जब शुरू करेंगे तो मध्यकालीन थ्योरी पढ़ाने के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जैसे बिट्टू सर करवाते हैं, ठीक है। तब तक जो है काम भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पर। तो मध्यकालीन से जो है ऐसे ही करवाएंगे, थ्योरी हुआ तुरंत ऑब्जेक्टिव, फिर थ्योरी हुआ तुरंत ऑब्जेक्टिव, ताकि जो है बाद का बोझ जो है आपके ऊपर ना पड़े, ठीक है। चलिए, और रिवीजन करते रहिए। देखिए जो चीज हो गया है ना उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। जीएस एक ऐसा विषय है जिसको जितना बार आप देखेंगे उतना आपका कंठस्थ होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब आइए, ऋग्वेदिक कालीन में कौन सा देवता को चिकित्सा के संरक्षक कहा गया है? चिकित्सा का संरक्षक अश्विन होगा। मिस हो रहा है। ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीनतम देवता धौस, आकाश का देवता, धौस जो कि आकाश का देवता था, आकाश का देवता था।
अरे जो हमारे कोचिंग में हमारे साथ काम करते हैं वो पीछे वाले विद्यार्थी सबको देखा कीजिए, वो इधर उधर करता है, उसको लाइए पकड़ के मेरे पास, ठीक है, हम इलाज करेंगे वो सबका। पढ़ने के लिए आता है, इधर उधर करते रहता है। किस देवता को कल्याणकार, ये क्वेश्चन वो स्पष्ट है, हो काट दीजिए इसको। ऋग्वेदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी? प्रार्थना एवं यज्ञ, प्रार्थना एवं यज्ञ। निम्नलिखित में से किसने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया? हॉलर। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई? पहला और दसवां, पहला और दसवां। निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक नहीं है? एक नहीं है बोल रहा है, क्या होगा? ऋग्वेद ना जी, ऋग्वेद तो ऋग्वेदिक काल के विषय में न जानकारी का स्रोत है। उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी ऋग्वेद नहीं देता है। वही उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी यजुर्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सब देता है। किस काल में लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत की पर्याप्त साक्ष्य मिले? उत्तर वैदिक काल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हां, देखिए ध्यान दीजिए, ऋग्वेदिक काल के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है चित्रित धूसर मृदभांड। सही है। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। हां, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा के पूरब की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग निम्न में से किस राज्य से परिचित नहीं थे? मिथिला से परिचित नहीं थे। मिथिला। उत्तर वैदिक कालीन रेबा, रेबा शब्द का प्रयोग नर्मदा के लिए हुआ है। और सदानीरा नदियों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है शतपथ में। किसमें? शतपथ। उत्तर वैदिक साहित्य में पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है? त्रिकुट पर्वत, क्रोंच पर्वत, मेनाक पर्वत, इनमें सभी का उल्लेख है, सभी का। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित था? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम। किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होगी? आए? उत्तर वैदिक काल। किस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे? उत्तर वैदिक काल। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किन तीन वर्ण को द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज के अंतर्गत शूद्र नहीं आता है। शूद्र के अलावा अन्य तीनों आता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। और चारों वर्णों का क्या कर्तव्य है नहीं पता है आपको? ब्राह्मण का अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का शासन प्रशासन, वैश्य का कृषि पशुपालन और शूद्र का ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनाएगा, अच्छा विद्यार्थी नहीं बनाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसे कृपान कहा गया? पुत्री को।
किसे कहा गया है? पुत्री को। निम्नलिखित में से किन विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, लोपामुद्रा का नहीं मिलता है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। अब यहां पर कुछ समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और इसको लिखाएंगे भी अभी, पहले समझिए। याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है ना 2 गो टीका लिखा गया है, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो 2 गो टीका लिखा गया है उसमें एक है मिताक्षरा और एक है दायभाग। याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर 2 टीका लिखा गया है, उसमें एक है मिताक्षरा और दूसरा है दायभाग। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। और दायभाग के लेखक है जीमूतवाहन। कौन है? जीमूतवाहन। जीमूतवाहन। देखिए मिताक्षरा, मिताक्षरा में इस बात का विवरण है कि, मिताक्षरा में इस बात का विवरण है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। मिताक्षरा में इस बात का विवरण है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। और दायभाग में इस बात का विवरण है कि पिता के मृत्यु होने के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो पाता है। तो यहां पर है जन्म लेते ही, पुत्र के जन्म लेते ही पिता के संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। और यहां पर है पिता के मृत्यु के बाद पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। बात समझ में आया? तो नीचे से लिखिए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनाएगा बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी। पूछिएगा ना आप अपने सीनियर से जो 5 साल से यहां पर रगड़ रहा है, समझ रहे हैं, नहीं जवाब देगा, पढ़ेगा तब ना। वो सब हमेशा उसको चाहिए लुसेंट एसपीडी। लुसेंट एसपीडी में सब बात थोड़े है जी। लुसेंट एसपीडी से रिजल्ट होता तो हम लोग का क्या महत्व, कोई महत्व तो थोड़े रहता, नहीं रहता। लिखिए, लिखिए याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर 2 टीका लिखा गया है। कॉपी ना है जी? याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर 2 टीका मिताक्षरा और दायभाग के नाम से लिखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर 2 टीका मिताक्षरा और दायभाग के नाम से लिखा गया है। मिताक्षरा और दायभाग के नाम से लिखा गया है। मिताक्षरा और दायभाग के नाम से लिखा गया है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया 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 है। इसमें कहा गया है कि, इसमें कहा गया है कि, इसमें कहा गया है कि पुत्र के जन्म लेते ही, इसमें कहा गया है कि पुत्र के जन्म लेते ही
पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है। वहीं दायभाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। वहीं दायभाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। वहीं दायभाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। वहीं दायभाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। वहीं दायभाग की रचना जीमूत वाहन ने की है। जीमूत वाहन ने की है। इसमें इस बात का विवरण है कि इस बात का विवरण है कि पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। पिता के मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। फुल स्टॉप। चलिए, और सब बढ़िया। आज के लिए इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।